बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। तो मॉर्निंग एट होम में हर रोज़ कोई पते की, कोई इम्पॉर्टेंट, कोई सिग्निफिकेंट बात हम करने की ज़रूरत ज़रूर महसूस करते हैं और फिर ऐसी बात करते भी हैं। आज आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी एक ऐसा टॉपिक जो अनप्लेजेंट है लेकिन बात करनी ज़रूरी है, डायबिटीज़, जिसको शुगर भी लोग बुलाते हैं, ज़ियाबतीज़ बुलाते हैं, ज़ियाबतीज़ मतलब व्हाटएवर जो भी कोई बुलाना चाहे, लेकिन जो सबसे कॉमन टर्म है शुगर की बीमारी, उस टर्म को आगे लेके बढ़ते हैं। अब डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग उतना सीरियसली लेते नहीं हैं जितना लेना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको इतना ओवरली सीरियस ले लेते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, बहुत से लोग हैं जो पैदा होते हैं डायबिटीज़ के साथ, जो डायबिटिक होते हैं फ्रॉम बर्थ, या कुछ ही सालों के बाद जब बच्चों को जो डायबिटीज़ होती है वो भी होती है और पूरी ज़िंदगी वो बड़े भरपूर अंदाज में जीते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसी एहतियात और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी पड़ती हैं जिसके बेस पे आपकी ये जो कंडीशन है ये मज़ीद ख़राब नहीं होती। देखिए व्यूअर्स, डायबिटीज़ के साथ पूरी ज़िंदगी बड़े अच्छे अंदाज में जी जा सकती है। सिर्फ अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट है तो आपने अपनी इंसुलिन लेनी है या आपने अपनी मेडिकेशन लेनी है। बट डायबिटीज़ इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, इसकी शरह इतनी ज़्यादा क्यों इंक्रीज़ कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे ऑब्वियसली विद द रेलेवेंट पर्सन। डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, हम इतना घबरा जाते हैं अगर हमें पता चले कि बच्चे को दमा हो गया है या डायबिटीज़ हो गई है, तो लोग घबराना शुरू हो जाते हैं। थैलेसीमिया माइनर है, ऑब्वियसली थैलेसीमिया मेजर तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर कुछ दिनों के बाद ब्लड लगना है, सारा कुछ, पर थैलेसीमिया माइनर की बात करें तो वो एक मैनेजेबल सिचुएशन होती है। हर बीमारी की शिफा ऑब्वियसली अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि आप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बल्कि अब तो एक तो वो डायबिटीज़ है ना, टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों है। एक तो वो है जिसके साथ आप मतलब कुछ ही सालों बाद आपको पता चलता है, यंग ही एज पे बच्चों को पता चल जाता है, या टीन एज में या 12-14 साल की उम्र पे कि भाई डायबिटीज़ है और फिर इंसुलिन लगनी है और व्हाटएवर। एक वो डायबिटीज़ है जो आपको इंडिकेटर मिल जाता है, जिसके हम बात करें प्री डायबिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्री डायबिटिक का नाम यूज़ किया जाता है। मैं भी बहुत अरसा जो है वो प्री डायबिटिक रही और उसके लिए मुझे मेडिकेशन दी गई मैनेज करने के लिए। अपनी बात करने का रीज़न, देखिए व्यूअर्स, बीमारियां एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को लग सकती हैं और किसी भी स्टेज पे हो सकती हैं। अब अगर हम किसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, क्या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या हम अपसेट हो जाते हैं, क्या हम ज़िंदगी ही जीना छोड़ देते हैं, या फिर हम इतनी बदएहतियाती करते हैं और इतना ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं कि हम उस कंडीशन को वर्स कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि 25-30 साल की उम्र के बाद जब भी अपनी CBC करवाएं, अपनी कंप्लीट ब्लड पिक्चर जब करवाएं, ब्लड काउंट करवाएं, तो उसके साथ साथ अपना डायबिटीज़ का भी चेक करवा लें। अब तो डायबिटीज़ के इतने अच्छे टेस्ट आ गए हैं कि पिछले 3 महीने की आपकी जो खून के अंदर शुगर की पिक्चर है, इंसुलिन की पिक्चर है, वो आपके सामने आ जाती है। हमने डायबिटीज़ से डरना नहीं है, हमने डायबिटीज़ की वजह से अपसेट नहीं होना, बल्कि हमने उसको मैनेज करना सीखना है। जो जिन लोगों के पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो जाती है, मुझे याद है अबाउट 7-8 ईयर्स अगो जब मुझे पता चला कि मामा को डायबिटीज़ हो गई है, मेडिकेशन भी उन्हें उस हिसाब से लेनी है। मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, मेरे हाथ पाँव फूल गए थे, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि एक वो खौफ होता है ना कि क्या हो जाएगा, अब ये बीमारी लग गई है। देखें, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि डायबिटीज़ कैंसर की तरह की बीमारी नहीं है, थैलेसीमिया की तरह की बीमारी नहीं है। ये एक कंडीशन है जिसके साथ हमने जीना सीखना है। लेकिन आपको पता चले कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं और आप अपनी चीनी की जो इनटेक है उसको ना मैनेज करें, वो सारी ऐसी चीज़ें लें जो डॉक्टर आपको मना करता है लेने से, तो फिर आप अपनी ज़ात के साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं। हम हाय हाय करते हैं, हम अल्लाह मियाँ को कहते हैं रब ताला आपने कैसे मुझे बीमार होने दिया। भाई आपने अपनी ज़ात के साथ क्या किया, पहले उसको भी तो देखें। निवाला तो आप अपने मुंह में खुद डालते हैं। सो बीइंग केयरफुल इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का जो हमारा मेन्यू भी है वो कटलेट्स एंड ब्राउनीज़ है। अब बहुत से लोग कहेंगे कटलेट में भी तो आलू होते हैं और ब्राउनी में चीनी होती है। नो डाउट, अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आपकी ब्लड पिक्चर ऐसी लग रही है कि जैसे आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो आप एवरी नाउ एंड देन ये चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं
और डॉक्टर ने आपको आलू मना किया हुआ है, चीनी मना की हुई है, मैदा मना किया हुआ है, तो फिर आप इस किस्म की चीज़ें कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि हम आज ब्राउनीज़ की रेसिपी की तरफ जब जाएंगे तो उसी के अंदर आप अगर मैदे की जगह आमंड फ्लावर यानी कि बादामों का आटा इस्तेमाल कर लें और उसके अंदर चीनी की जगह शुगर फ्री का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। अब मैं शहद और शक्कर की बात नहीं कर रही, शुगर फ्री में बहुत से ऑप्शंस आपको मिलते हैं मार्केट में जिनके साथ आप कुक भी कर सकते हैं। स्टीविया उनमें से एक है, ये प्लांट का नाम है। सो आप उस प्लांट की किसी भी जो है वो किसी भी ब्रांड से उस प्लांट वाली चीज़ ले लें जिसका नाम स्टीविया है, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है तो हेल्दियर है और ये आपके ब्लड शुगर को अफेक्ट नहीं करती। अगर एक चीज़ के साथ जीना है, आपको मिठाई का बड़ा शौक है, तो अब तो डायबिटिक मिठाई भी दुकानों में उधर मिल जाती है। हाँ, जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन अगर हमने अपने आप को सेहत की तरफ लेके जाना है और अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, तो ये छोटे छोटे काम तो हमें करने पड़ेंगे। उसके साथ डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में एक्सरसाइज का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अमल दखल होता है। जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारे सिस्टम जो है वो बैलेंस में आ जाता है और अपने बाकी ऑर्गन्स को यानी कि अपने गुर्दों को, अपने जिगर को, अपने वेरियस जो ऑर्गन्स हैं उनका, दिल को आपने ज़रूर चेक कराते रहना है। एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब आपकी अनकंट्रोल्ड शुगर होती है यानी कि आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है तो उस केस में फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, राइट। अब डायबिटिक इंसान को हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने पैरों का और अपने हाथों वगैरह का ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ठोकर लगती है, ज़ख़म हो जाता है, क्योंकि जिस्म में थोड़ी नमनेस भी होनी शुरू हो जाती है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सर्जरीज़ फॉर एग्जांपल डायबिटिक लोगों की लोग अवॉइड करते हैं जिनकी अनकंट्रोल्ड शुगर होती है, क्योंकि फिर उनकी हीलिंग प्रोसेस जो है यानी कि जो बेहतर होने का जो अमल होता है वो ज़रा ड्रैग हो जाता है। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़, अगर डायबिटिक हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, अपने प्रॉपर जो है मॉलिज से हेड टू टो चेकअप रेगुलरली 6 महीने साल बाद कराया करें और अपनी शुगर को कंट्रोल में लेके आएँ थ्रू मेडिकेशन, थ्रू वटेवर। और ये जो डर है ना लोगों का कि हाय मुझे इंसुलिन लग गई, इंसुलिन आपके और मेरे सिस्टम में बननी ही बननी है। अगर आपके सिस्टम में इंसुलिन नहीं बन रही तो आपको उसको अपने सिस्टम में डालना है। ये वो वाली बात है कि आपने अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो आपको खाना खाना है। अगर तो आपके जिस्म में एनर्जी है तो ठीक है, अगर आपके जिस्म में एनर्जी नहीं है तो आपको खाना खाना है ना उस एनर्जी के लिए। तो अगर इंसुलिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर ही दिया है आपके पूरे चेकअप के बाद और प्रॉपर नॉलेज है और मतलब अपनी उसी फील्ड का डॉक्टर है और उन्होंने आपको इंसुलिन रेकमेंड की है, तो प्लीज़ उसको यूज़ करें। उसी तरह जिनको थायरोक्सिन रेकमेंड की जाती है, थायराइड का जिनका प्रॉब्लम होता है, भाई जो आपके सिस्टम में चीज़ बन नहीं रही वो आप उसको डालेंगे तो वो ठीक होगा। इंसुलिन लेना प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ को मिसमैनेज करना प्रॉब्लम है। आइए, खैर आपको पता है जब मेडिकल चीज़ें होती हैं तो मेरा वैसे ही इंटरेस्ट लेवल कुछ हो रहा था। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपसे वादा किया था, डॉक्टर इरफान शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अगर हम डायबिटीज़ पे बात कर लें और फिर हम फ्लड के जो मुतासरीन हैं उनसे रिलेटेड भी गाइडेंस लेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज़ियाबतीज़, ये डायबिटीज़ है क्या चीज़? डायबिटीज़, शुगर, पता नहीं क्या क्या इसको बुलाते हैं, ये है क्या? ज़ियाबीतिस या डायबिटीज़ जो है, देखिए वो शक्कर का जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर एक ख़ास मकदार से बढ़ने का नाम है, ठीक है। ये क्यों बढ़ती है इसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि जो भी खुराक आप खाते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट इज़ स्वीट और नॉट, इसने अल्टीमेटली लिवर ने इसको मेटाबोलाइज होने के बाद इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ये एक मिसकंसेप्शन है। जनरली लोग ये समझते हैं कि जब अगर आपने शक्कर छोड़ दी तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। इवन अगर आप आम गंदम की रोटी खा रहे हैं, वो भी जब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बन सकती। तो ये जो ग्लूकोज है, अगर ये सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती और ये आपके ब्लड के अंदर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आती है ग्लूकोमीटर के ऊपर, तो उसको ज़ियाबीतिस कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी इकसाम कितनी है?
देखिए वैसे तो इसकी एक से ज़्यादा एग्ज़ाम है, लेकिन प्राइमरीली इसको 2 एग्ज़ाम में तकसीम टाइप किया। 1 टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2, जिसमें टाइप 1 जो है उसको हम एलेबोरेट करते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जबकि दूसरी जिसको टाइप 2 आपने कहा, जो हमारे इर्द गिर्द मेजॉरिटी प्रेवलेंट वही है, जिसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है, वो NIDDM है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा, और ये दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए जो IDDM है, जिसको आप टाइप 1 कहते हैं, आम तौर पे वो बहुत छोटी एज के अंदर हो जाती है और उसके अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट है। यानी मॉडर्न साइंस ये मानती है कि इंसुलिन के बगैर आपका पैनक्रियास बिल्कुल काम नहीं कर रहा और अब इंसुलिन एक्सटर्नली लिए बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो उसमें ओरल मेडिसिन को छोड़कर जो फर्स्ट रेमेडी है वो स्ट्रेट अवे आपको जाना पड़ता है इंसुलिन के ऊपर। जबकि हमारे इर्द गिर्द आप कह लीजिए कि 95% के करीब जो लोग हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। इट्स अ मिसकंसेप्शन कि ये भी टाइप 1 की तरह हमारे इंसुलिन की मेल फंक्शनिंग है, ऐसा नहीं है। बल्कि टाइप 2 जो है वो उसको आप एक सिंपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहिए कि कि हम पूरे तरीके से जो ग्लूकोज है उसकी एब्जॉर्प्शन इनटू द सेल, आप इस तरह से देखिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ का दूसरा नाम जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर पैनक्रियास हेल्दी इंसुलिन हेल्दी क्वांटिटी के अंदर, सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी ख़राबी हो गई जिसकी वजह से सेल के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसके अंदर आप ओरल मेडिसिन और अपनी हेल्थ केयर से भी कर सकते हैं कवर। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज की तरफ तब जाएंगे जब हम इसको पूरी तरह समझ लेंगे। इंसुलिन से मतलब अब चाहे इंसुलिन की बात करें या दवाइयाँ लेके या जिस तरीके से भी हमने इसको मैनेज करना है, ये हमारे अंदर कैसे आती है? क्या हम कोई ऐसी चीज़ खाते पीते हैं जिससे हमें ये हो जाता है, या ये मरूसी, ये है क्या, ये क्यों होता है? देखिए इसको समझना बहुत आसान है और मेरे ख़्याल में अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें, जैसे आपने कहा कि ये होती क्यों है, यानी बॉडी के अंदर क्या फ़िज़िकल चेंज आती है जिसकी वजह से हम एक पेशेंट को हेल्दी से डायबिटिक डिक्लेयर कर देते हैं। और प्री डायबिटिक भी कोई चीज़ अब हाँ जी, नई क्या आनी जो शुरू हो गई है? एक नॉर्मल थे, एक प्री डायबिटिक थे, एक डायबिटिक। आप हम इसको इसी तरह से कहें कि मेडिकल साइंस ने मार्कर डिफ़ाइन कर दिया। देयर इज़ अ फाइन लाइन कि अगर आपका HbA1c जो है वो हेल्दी पेशेंट्स के अंदर 6 से नीचे है तो आप उसे कहेंगे कि ये अभी तक नॉन डायबिटिक है। जैसे ही वो 6.2, 6.3, 6.4 की रेंज में आता है तो हम ये मानते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ हैं और आइडियली आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन्स की बजाय इनका लाइफस्टाइल और ख़ुराक के पैटर्न चेंज करके इसको रिवर्स किया जा सकता है या कुछ कई सालों तक प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये 6.4, 6.5 से एक्सीड करती है तो हम डिक्लेयर करते हैं कि ये अब हार्ड कोर डायबिटिक पेशेंट है। तो मेरा हमेशा से इख्तलाफ ये रहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक फ़ाइन लाइन आप ड्रॉ कर दें। हमारा तो गुमान ये है या हमारे एक्सपीरियंस में ये आया है तिब के अंदर कि आप इसको सर्टन स्टेज तक रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनका HbA1c जो है वो 11 या 12 या 13 के अंदर भी है, जिसको आप कोरिलेट इस तरह करते हैं कि उनकी जो रैंडम है वो 550-600 के करीब है और जो फास्टिंग है वो तकरीबन 300 के करीब है, तो भी ऐसे पेशेंट्स अगर उन्होंने मॉडर्न ओरल मेडिसिन अभी यूज़ नहीं की तो लाइफस्टाइल चेंज करके और कुछ हर्बल मेडिसिन अगर ज़रूरत हो तो करने के बाद आप इसको रिवर्स कर सकते हैं और लाइफ टाइम ये रिवर्स रहेगी। वाओ, दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। ये आपका एक्सपीरियंस रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, और डॉक्टर साहब, लोग इंसुलिन से इतना डरते क्यों हैं? देखिए एक जो चीज़ आपके जिस्म में है, जैसे कि लोग कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड तो में तो प्रेशर है, हाई है कि लो है वो एक फ़र्क बात है, ठीक है ना। अगर आपको कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, कॉन्स्टेंटली लो रहता है वो भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, बट इतना ज़्यादा नहीं अनलेस बहुत लो हो। जी बिल्कुल। इंसुलिन तो आपके जिस्म बनाती है, अगर आपके जिस्म में इंसुलिन नहीं है तो आपने उसमें डालनी तो है, खून की कमी होती है तो खून भी तो लगता है। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम क्या है, इतना क्यों लोगों को इशू है इससे? देखिए मेरे ख्याल में ये फियर फैक्टर जेन्युइन है और लेजिटिमेट है। उसकी वजह ये है कि देखिए बॉडी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है वो बड़े एक इंटेलिजेंट सिस्टम के तहत करती है। यानी बॉडी का अपना एक निज़ाम है कि वो आपकी जो डाइट पैटर्न है
उनको गेज करते हुए कि इससे अल्टीमेटली कितनी ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी, उसकी रिलेटेड जो मिकदार है उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है। यानी पैनक्रियास इटसेल्फ इज़ सच एन इंटेलिजेंट ऑर्गन कि वो उसको गेज करता है कि कितनी ज़रूरत है। लेकिन जिस वक्त आप अगर एक्सटर्नली इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो उस सूरत में आम तौर पे आपका फिजिशियन जो है वो एक सर्टन सेट डोज बता देता है कि जी आपने 30 पॉइंट्स लगाने हैं सुबह या 15 पॉइंट शाम को या जो भी उन्होंने लगाना है। अब उसमें एक फिजिशियन की लिमिटेशन ये है कि वो आपके साथ नहीं रह रहा, उसको आपके डाइट पैटर्न्स का नहीं पता। तो जैसे ही आपके डाइट पैटर्न चेंज होते हैं उसके मुताबिक इंसुलिन आप चेंज नहीं कर रहे। आपने हफ़्ता पहले, महीना, 2 महीने, साल पहले जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया था आप उसके मुताबिक लगा रहे हैं। एक बात, उससे नुकसान होने का ख़तरा ये होता है कि कई दफ़ा आप हाइपो हो जाते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है, जी बिल्कुल, जिसके अपने नुकसान हैं। तो अगेन हम उतने मैकेनिकल हो नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब, अब आपने जैसे कि क्लियरली एक बात कही कि एक होती है जिसमें आपको दवाइयाँ देते हैं इंसुलिन, एक होता है जिसमें आपको ओरली दवाइयाँ देते हैं और एक होता है जिसमें आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। बट अब इससे बचें कैसे फिर? आई गेस दैट्स द क्वेश्चन, राइट? और उससे पहले आई गेस ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि अगर किसी को डायबिटीज़, अम्मी को भी है, अब्बू को भी है, तो अक्सर ये बात कही जाती है कि इसको भी होगी। क्या ये सच है? देखिए, दोनों क्वेश्चन। जैसे मामा को भी डायबिटीज़ है और मेरे फादर की फैमिली में भी डायबिटीज़ है, अब्बू हयात नहीं है, इसलिए आई डोंट नो कि अगर उनको होती कि ना होती। लेकिन अगर दोनों साइडों पे है तो फिर क्या? देखिए, हमारे एक्सपीरियंस में तो ये है, या हमारी लर्निंग ये है, और तिब भी इसको इंडोर्स करती है कि डायबिटीज़ इटसेल्फ जो है ये जेनेटिकल नहीं है, ये आपकी जीन्स में नहीं है कि आपको होनी ही होनी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है और क्यों हम कहते हैं कि अगर आपके फैमिली के अंदर डायबिटीज़ है तो आपको भी होने का खतरा, लाइफस्टाइल वही होगा। हाँ, क्योंकि आप लाइफस्टाइल अपना कैरी करते हैं अपनी फैमिली से। तो अगर कोई गलती आपके पेरेंट्स कर रहे हैं और जिसकी वजह से दे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बीइंग डायबिटिक, तो ऐसी सूरत में आप में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगेन जो आपका पहला क्वेश्चन था, हम उससे बचें कैसे? हम क्या करते हैं एज अ फिजिशियन, हम ये करते हैं कि एक पेशेंट से देयर इज़ अ सेट क्वेश्चनेयर, मे बी 6, 7 और 8 क्वेश्चंस, जिसकी बेसिस के ऊपर हम उनकी इनपुट की बेस पे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उनके लाइफ पैटर्न में व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज, विच इज़ जनरली मोर देन वन, जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो अनलेस यू डू नॉट आइडेंटिफाई द राइट कॉज ऑफ फॉलिंग इनटू बीइंग अ ट्रैप ऑफ डायबिटीज़, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। अगर आप एक सेट पैटर्न पे जाएंगे कि आपने किसी भी पेशेंट को टैग कर दिया और एक सर्टन जैसे मेटफॉर्मिन या किसी एक मेडिसिन से शुरू कर दिया, फिर वो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ होगी। अदरवाइज़ अगर आपने राइट मार्कर जिसकी वजह से वो उनको डायबिटीज़ हुई उसको आइडेंटिफाई किया, उसको फिक्स करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग एनी मेडिसिन। मार्कर कैसे फिक्स करें? देखिए, जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये बताइए, जब आप किसी से क्वेश्चन करेंगे, किसी का वेट ज़्यादा है उनके हाइट के प्रोपोर्शनेट, तो आपको नज़र आ रहा है कि इनका पहला जो चैलेंज है वो तो वेट है, आपको उसको फिक्स करना चाहिए। दूसरा, हम अच्छे तरीके से चबा के नहीं खाना खाते। आप क्वेश्चन कीजिए, आप मेरे कहने के ऊपर 10 पेशेंट्स आइडेंटिफाई करें अपने क्लोज सर्कल के अंदर और उनको ऑब्ज़र्व कीजिए। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो होंगे वो बड़ी तेज़ी से हैप-हैज़र्डली खाना फिनिश कर रहे होंगे। तो मुझे बताइए, जब हम उनसे पूछते हैं तो वी जनरली आइडेंटिफाई कि इनका एक्चुअल मार्कर क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे मार्कर्स हैं। आपके जो दोनों मील्स होते हैं, आमतौर पे 3 मील्स हैं, उनके दरमियान खाना का वक्फ़ा बहुत कम होता है। फिर हम कई दफ़ा हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का बन गया कि एक्सर्शन पैटर्न बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते किसी वजह से एक्सरसाइज या वॉक नहीं कर सकते, तो उस सूरत में हमें उनके डाइट पैटर्न के अंदर कोई ऐसी चेंजेस करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से अगर वो एक्सर्शन नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम वो उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो ओवरलोड ना हो। और अगर आप उसको फिक्स कर देंगे तो इवन बगैर वॉक के या बगैर, फिर स्ट्रेस इटसेल्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे सोशल सर्कल में बहुत बड़ा है। आप किसी भी पेशेंट से पूछिए, आमतौर पे क्वेश्चंस करने के दौरान हम उनसे पूछते हैं कि जी अच्छा, जब आपको आइडेंटिफाई हुई उस दौरान आपको कोई स्ट्रेस फैक्टर कोई ऐसा आया, तो यूजुअली हमें मिल जाता है। तो उसको अगेन अगर आपने करना है, जैसे आम तौर पे ये परसीव किया जाता है कि जी स्ट्रेस तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको आप अपनी डाइट से कैसे ठीक करेंगे? भाई स्ट्रेस जब होती है तो आपका सिस्टम कोर्टिसोल रिलीज़ करता है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस का हार्मोन है। वो करता क्या है कि अगर आपका वेट
आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और इस टाइप का मामला है और आप की बॉडी कोर्टिसोल रिलीज कर रही है तो उसको रोक देती है, वो आपका वजन नहीं कम होने देती, नहीं होने देगी, बिल्कुल नहीं होने जमा देती है एक तरह से। हाँ, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल कि वो उस आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप अपना मील ना लें। उसकी वजह ये है कि अननेसेसरी आप ओवर ईटिंग करेंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अगेन तिब हमें ये एक्सप्लेन करती है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर यहाँ 5 लोग बैठे हैं और कोई बुरी खबर हमें सुनने को मिलती है, जैसे आप फ्लड या कोई ऐसी हैपहैज़र्ड चीज़ मिलती है, तो आपने ये देखा होगा कि शायद 2 लोग ऐसे हों जिनके ऊपर उसका कोई असर ना हो और वो जैसे पहले खुश थे या हंस रहे थे, और बाकी 3 जो हैं हो सकता है उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। तो उसकी वजह ये है कि फ़ितरत ने हर इंसान को फ़र्क बनाया। तो आप देयर आर डाइटरी प्लानिंग जिसके तहत आप उनका ये जो कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब स्ट्रेस वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आप खुदा ना खास्ता अगर डायबिटीज़ होने का ख़तरा है तो आप उसको फेस कर सकते हैं और नहीं होंगे। जी हाँ व्यूअर्स, अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी आप जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप तबीब के पास जाएं तो अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिकेशन पे हैं तो उस मेडिकेशन का ज़रूर इन्फॉर्म करें और कोई भी मेडिकेशन छोड़नी नहीं है प्रॉपर डॉक्टर से डिस्कशन के बाद, राइट डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर साहब ये एक डिस्क्लेमर देना बड़ा ज़रूरी होता है। होता ये है कि लोग, जैसे कि किसी ने टीवी पे अभी सुना, उन्हें कहा छड़ो पर इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन लेनी 100% कब लेनी पड़ती है ये भी क्लियर कर देना। ये तो हमने अभी ब्रेक से पहले प्रिवेंशन की बातें की। मैं चाहती हूँ कि अगर हो गई है और लोग फॉर एग्जांपल 6 महीने से ले रहे हैं इंसुलिन और आपके पास फिर क्या करें? देखिए, लोग ना छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं वो अजवा खजूर के जो वो होते हैं सीड्स होते हैं, उसको पीस देते हैं और मतलब इस तरह की चीज़ें करना शुरू हो जाती है और जो एलोपैथिक डॉक्टर के इलाज है वो छोड़ देते हैं और फिर कभी कभी सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है, वर्स पे हो जाती है। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डिक्लेयर्ड हैं, तो उस सूरत में इंसुलिन आपको नहीं छोड़नी, ठीक है? प्लीज़ इंसुलिन नहीं छोड़नी अनलेस योर डॉक्टर से सो या वो खुद आपके पॉइंट्स ऊपर नीचे ना करें तो। जी बिल्कुल। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, देखिए उसके भी 3 दर्जे हैं। उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको हम 3 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करते हैं। पहला वो पेशेंट है जिसको चाहे किसी भी दर्जे की डायबिटीज़ इस वक्त फेस करना पड़ रही है, लेकिन उन्होंने अभी ओरल मॉडर्न मेडिसिन्स यूज़ नहीं की, तो हम ज़ाहिर है उनको इंसुलिन कोई रिकमेंड भी नहीं करेगा, इवन एलोपैथिक कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन उनके डाइट पैटर्न में चेंज करके और बहुत थोड़ी सी हर्बल मेडिसिन्स के साथ हमारी एक 100% कन्विक्शन बन गई है कि येस इट इज़ रिवर्सिबल। कम से कम आपको उनको रोकना चाहिए उस स्टेज के ऊपर। मेडिसिन्स क्या हैं डॉक्टर साहब? वैसे जस्ट टू गेट एन आइडिया, ये नहीं कि अब आपने यूज़ करनी है, बट क्या क्या मतलब इलाज में चीज़ें यूज़ होती हैं? देखिए कुछ तो फॉर्मुलेशंस हैं। अच्छा, जैसे हम फॉर्मुलेशंस का नाम मुझे नहीं पता, डिस्क्लेमर की वजह से हम यहाँ शेयर करें कि नहीं, ग्लूकोसिन है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊँ बहुत सारी हर्बल रेमेडीज़ हैं जो कि फौरी तौर पे उसको ड्रॉप कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खुलंजा है जिसको पान की जड़ कहते हैं, उसको अगर आपने दालचीनी यानी सिनेमन के साथ मिक्स करके दिया लो डोज के अंदर, तो वो वक्ती तौर पे उसको नॉर्मलाइज कर देगी, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक आपने उनके प्राइमरी मार्कर को एड्रेस नहीं किया, जो गलती वो कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स नहीं किया, तो ये टेम्परेरी रिलीफ तो फौरी दे देगी जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिवर्स नहीं होगी। तो हमें उसको ढूंढ के और फिर उसको रिवर्स करने के लिए उस चीज़ को एड्रेस करना है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि इस वक्त जो हमारे फ्लड से इफ़ेक्टेड भाई बहन हैं, जो लोग मुतासिर हैं, वो क्या करें? आप देखें ना, वहाँ पे बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं। अब आप तो डॉक्टर साहब क्योंकि डायबिटीज़ के भी, वेट लॉस के भी, हेल्थ के, हार्ट के भी एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनके लिए इस स्टेज पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है सब कुछ बैग है। जी बिल्कुल, वहाँ पे हमारे रिलीफ कैंप्स हैं मुख्तलिफ जो जा रहे हैं। हमें जो इस वक्त चैलेंजेस वहाँ आ रहे हैं वो शदीद बुखार के आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो है एक्सट्रीम डायरिया के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पे मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो हम इवन अपने जो मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं उनसे भी कहते हैं कि कम से कम ये जो 2-3 एंटीबायोटिक्स, दूसरा जो एंटी डायरियल मेडिसिन हैं
और तीसरी एंटीपायरेटिक जो बुखार कम करने की मेडिसिन हैं। ये तीनों जो मेडिसिन हैं वो एक्सेस में वहाँ पे होनी चाहिए। किलर वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली आप व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? मुझे ये लगता है कि देखिए वो उस लिस्ट में लिख रहे थे कि डायबिटीज़ के एंगल से अगर हम बात डायबिटीज़ करें, के एंगल आपने बिल्कुल शुरू में एक बात कही थी कि हर घर के अंदर आपको अब क्यों इतनी तेज़ी से प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। देखिए गवर्नमेंट के अपने नंबर्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर अराउंड 20 मिलियन यानी 2 करोड़ के करीब लोग डायबिटिक हैं। हमें उन फैक्टर्स पे काम करना होगा कि जिसकी वजह से पीपल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ डायबिटीज़। अगर हम प्रिवेंशन पे काम कर लेंगे तो आप देखिए ना कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के कितने एक्सपेंसेस हैं। आप जिन्ना हॉस्पिटल के डायलिसिस वार्ड में देखिए, अगर वहाँ 100 पेशेंट्स हैं तो 98 या 95 पेशेंट्स ऐसे होंगे जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट्स होंगे। लुक एट द एक्सपेंस, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा डायलिसिस करवाना, तो इन सब इसकी कॉस्ट जो हम अपेरेंटली देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और एज एन एग्जांपल हमें सेट करने के लिए कि पूरी दुनिया को हम कहें कि वी आर अ नॉन डायबिटिक पेशेंट, तो मेरा बड़ा पैशन है कि किसी तरीके से हम प्रिवेंट तो कर लेना, इनको ट्रीट करना इज़ वन चैलेंज। और जो पीछे इतना बड़ा पूल बनता जा रहा है, हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना है व्यूअर्स। इलाज तो फिर जैसे तैसे भी इंसान कराने की कोशिश करता ही है। ये ना भूलें कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका फिर असर आपके गुर्दों पे भी होता है, आपके जिगर पे भी होता है, आपके दिल पे भी होता है, आपके जिस्म के हर हिस्से को वो अफेक्ट करती है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक साइलेंट किलर की तरह। और अगर ज़ख़म बन जाए और वो भरे ना तो फिर उंगली कटी, पैर कटा, पूरी टांग कट गई। सो ये बड़े सीरियस मामलात हैं, इसलिए इनको हमें सीरियसली लेना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक लेंगे।